गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हमारे व्याकरण का टॉपिक चल रहा था वाक्य। वाक्य में हम पढ़ चुके थे वाक्य की परिभाषा, वाक्यांश, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर और वाक्य रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के हमने नाम पढ़े थे जो 8 प्रकार के होते हैं। अब हम इन 8 प्रकारों का वर्णन जानेंगे कि क्या कहते हैं, इन्हें वर्णन क्या है इनका। पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। क्या है विधानवाचक वाक्य? किसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जो साधारण वाक्य होता है। ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, जो साधारण वाक्य हो। कैसे? उदाहरण देखो, भारत एक देश है, साधारण सी जानकारी प्राप्त हो रही है, सीधा सिंपल सेंटेंस वाक्य कहलाएगा। लिखा है भारत एक देश है, जानकारी प्राप्त हो रही है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, दशरथ अयोध्या के राजा हैं, सीधी सी जानकारी प्राप्त हो रही है कि दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो जिस वाक्य से साधारण जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। आपको इनके नाम याद कर लेने हैं। नाम के अनुसार उस नाम का अर्थ आपने अगर समझ लिया तो इसके अनुसार आपको इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य में ध्यान रखिएगा, शब्द अभी बताया मैंने कि शब्दों पर गौर करिएगा, शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए आपको। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध कहीं भी देखा है, म्यूजियम में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जहाँ जाना अलाउड नहीं है वहाँ एक बोर्ड पे लिखा होगा फूल तोड़ना निषेध है, यहाँ प्रवेश निषेध है, यानी मनाही का भाव। किसका? मनाही का भाव, यानी जहाँ मना किया गया हो, जहाँ जाना क्या हो, मना हो, वहाँ क्या होगा? मनाही का भाव। तो ना का भाव जहाँ प्रकट होता है वो निषेधवाचक। परिभाषा देखते हैं, जिन वाक्यों से कार्य के न होने का बोध होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखो, मैंने दूध नहीं पिया, नहीं का भाव। फूल तोड़ना मना है, ना का भाव। उसे मत छूना, ना का भाव। तो जहाँ ना का भाव प्रकट होता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। नाम याद अगर हो गए तो परिभाषा याद हो जाएगी। अगला प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्न नाम के अनुसार ही आपको पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक यानी WH वाले सारे जो भी इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, तो प्रश्नवाचक जहाँ भी प्रश्न किया जाएगा, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखो, तुम क्या कर रहे हो, राम क्या कर रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने ये क्यों किया। तो ये WH वाले वाक्य जितने भी होंगे वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला देखो, अगला विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में विस्मय शब्द ध्यान रखिएगा। विस्मय शब्द मांडव होता है आश्चर्य, ठीक है, जिसे देखकर हमें आश्चर्य हो। और आश्चर्य के एक साथ एक शब्द और जरूर याद रखना, अनुभूति। क्या ध्यान रखेंगे? अनुभूति, यानी ऐसा वाक्य जिसमें शब्दों से आश्चर्य या अनुभूति का प्रदर्शन होता है। मान लो मैंने कहीं गंदगी देखी और मेरे मन से मेरे अनुभव, मेरे भाव प्रकट हुए, क्या? छी छी कितना गंदा है। तो ये जो छी छी वाला भाव प्रकट हुआ, ये अनुभूति प्रकट हुई है। तो इसके आगे जो हम ये साइन लगाते हैं, ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक। तो अनुभूति का प्रदर्शन हो, आश्चर्य का। उदाहरण देखो, आह कितना सुंदर उपवन है, ये हमारी अनुभूति है, हमने अनुभव किया, हमारा भाव प्रकट हुआ। तो ये ओह कितनी ठंडी रात है, तो ये क्या हुआ? विस्मयादि बोधक सूचक शब्द है। हाय ये क्या हो गया। तो ये जो शब्द है ना, ये हमारा भाव प्रकट हुआ, ये अनुभूति प्रकट हो रही है हमारे भीतर से। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक शब्द कहलाते हैं। अगला देखिए, आज्ञावाचक। नाम से पता चल रहा है आज्ञावाचक यानी आज्ञा। क्लास में आज्ञा लेते हो, मैं आई कम इन मैम।
हम लोग आपको आज्ञा देते हैं क्लास शुरू होते ही, क्या आज्ञा देते हैं? स्विच ऑन द वीडियो, आज्ञा दी। तो बस वही हम वाक्य में आज्ञा दी जाती है, यानी किसी प्रकार की कोई आज्ञा दी जाए, आदर सूचक जो वाक्य हो तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। कृपया बैठ जाइए, ये भी हम आपसे कह रहे हैं, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, ये आदेश दिया, आज्ञा दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये आपने हमसे आज्ञा ली, तो आज्ञावाचक शब्द जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है या ली जाती है वो आज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इच्छावाचक, ये भी नाम से पता चल रहा है, इच्छा, मेरी इच्छा प्रकट हो, यानी हम जिस वाक्य में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है। हमारी इच्छा है, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं ना, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये क्या है? इच्छा है, ठीक है। तो ये इच्छा है, देखो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, लंबी उम्र प्रदान करे, ये हमारी आकांक्षा, हमारा आशीर्वाद है, और ये हमारी इच्छा है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि काश ऐसा होता। अगला देखिए, संकेतवाचक, संकेत करना, यानी किसी को संकेत करके बता रहे हैं कि ये मेरा घर है, ये उसका घर है, वहाँ मेरा विद्यालय है, ठीक है। तो जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, राम का मकान उधर है, ये मैंने संकेत किया कि राम का मकान उधर है। ये मेरा विद्यालय है, संकेत करके मैंने कहा कि ये मेरा विद्यालय है। ये मेरी पेंसिल है, तो ये सारे क्या होंगे? संकेतवाचक। नेक्स्ट चलिए देखो, संदेहवाचक, जहाँ जिन वाक्यों में शब्दों द्वारा संदेह प्रकट होता है, शब्दों द्वारा क्या प्रकट होता है? संदेह प्रकट होता है। उदाहरण देखो, दरवाजे पर शायद कोई आया है, दरवाजा खोला नहीं, खटखटाया किसी ने, हमने अंदर से ही संदेह प्रकट किया कि हाँ अगर 5 बजी है तो हमें रहता है, हमें शायद शक हुआ कि हाँ शायद पापा आए हुए होंगे, तो दरवाजे पर शायद कोई आया है, लगता है वह यही है। किसी को देखकर हम कहते हैं, जाना पहचाना, हमें संदेह हो रहा है कि हाँ शायद ये वही हो सकता है, तो उसने काम कर लिया होगा, ये भी हम संदेह कर रहे हैं कि हाँ हम लोगों को भी यही भ्रम है कि हाँ शायद जो है हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं आपने शायद काम कर लिया होगा, ठीक है। ये हुआ आपके अर्थ के आधार पर वाक्य रचना भेद, ठीक है। नाम अगर याद हो गए आपको तो सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी, परिभाषाओं को रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दूसरे आधार पर हमने किया था, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य इंपॉर्टेंट है ये। रचना के आधार पर पहला सरल और साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य, ठीक है। देखिए अगला, तीनों में से पहले सरल साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस जो बनता है हमारा, ठीक है। और इसमें हमने सबसे पहले इसीलिए हमने इसके अंग पढ़े थे, क्योंकि रचना के आधार पर जब हम इनके भेद पढ़ते हैं तब इनमें उद्देश्य और विधेय ऐसे शब्द हैं जो बार बार प्रयुक्त होते हैं, और अगर उनकी जानकारी हमको नहीं है तो उनकी परिभाषा हमें समझ नहीं आएगी। तो हमें उद्देश्य और विधेय यहाँ समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यहाँ आया है उद्देश्य और विधेय, इसको हम समझ चुके हैं। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। विधेय यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो, ठीक है। तो कर्ता के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ता है, एक उद्देश्य है और इसका काम क्या है? इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य, ठीक है। और ये क्या हो गया? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो ये हो गया उद्देश्य और विधेय। अगला सेंटेंस देखो, गीता गाना गाती है। गीता क्या है? उद्देश्य। क्यों? क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय। क्लियर? तो यहाँ सिंपल सरल वाक्य बिल्कुल इजी है कि जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य।
नाम से देखना, परिभाषा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ देखना, नाम दिया है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही है कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई वाक्य तो जुड़े हैं, एक से अधिक वाक्य तो होंगे ही होंगे, तभी तो संयुक्त है ना। संयुक्त का मतलब जोड़ना, यानी यहाँ दो वाक्य तो जुड़े हुए होंगे ही होंगे। अब वो कैसे जुड़े हैं देखो, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो, समुच्चय बोधक, ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अव्यय शब्द आया है, अव्यय शब्द को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं अविकारी? जो संज्ञा, सर्वनाम आदि के जिनमें परिवर्तन नहीं आता, चाहे संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो, इन सब से इसमें विकार नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो अव्यय हो गए समुच्चय बोधक, जुड़ने वाला शब्द आएगा जो दो वाक्यों को जोड़ेगा। उदाहरण देखो, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है ये? समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा, इसीलिए ये अविकारी शब्द है। तो दो सरल वाक्य है, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, दोनों अलग वाक्य, और दोनों वाक्यों को संयुक्त कर दिया, जोड़ दिया किसने? और समुच्चय बोधक अव्यय ने। तो जब और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ गया है, तो दो या दो से अधिक वाक्य जब जुड़ते हैं तो क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। अब दूसरा, सत्य बोलो पर असत्य नहीं, किससे जुड़ा है? पर से। तो जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर 3 है, कौन सा? मिश्रित वाक्य, ठीक है। अब मिश्रण है, देखो, जिस वाक्य में एक सरल या प्रधान वाक्य, यहाँ 2-3 शब्द आएंगे, इनको आपको समझना है एक बार। यहाँ आया है जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो या प्रधान, ठीक है, जो प्रधान वाक्य होगा वह, और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होगा, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसे मिश्र भी कहते हैं और मिश्रित। अब यहाँ पर उपवाक्य शब्द आया, देखो उपवाक्य समझाया मैंने। उपवाक्य क्या होता है? इन 2-3 शब्दों को समझो, तब मिश्रित वाक्य की परिभाषा आपको समझ आएगी। उपवाक्य है जैसे एक तो प्रधान वाक्य, गांधी जी ने कहा कि ये प्रधान उपवाक्य, मेन वाक्य, ठीक है। अब कहा कि, क्या कहा? कि सदा सत्य बोलो। अब ये सदा सत्य बोलो जो है वो एक उपवाक्य है जो प्रधान वाक्य पर क्या है? आश्रित है। तो यहाँ दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं, एक तो होता है प्रधान उपवाक्य और एक दूसरा होता है आश्रित। प्रधान उपवाक्य जो पहले आएगा और आश्रित उपवाक्य जो इस प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होता है, यानी डिपेंड करता है। उदाहरण बताऊं, देखो, जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य किस पर है निर्भर? इस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। देखो, इस वाक्य में मोदी जी ने कहा तो प्रधान उपवाक्य है, और अच्छे दिन आएंगे क्या है? आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। अगला समझिए इसे, और प्रमुख रूप से इन वाक्यों में आने वाले शब्द क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य किससे जुड़ते हैं? वो तो जुड़ते हैं संयुक्त वाक्य किससे? समुच्चय बोधक अवयवों से, ठीक है, और, पर, इनसे, एवं, तथा, ठीक है। अब ये मिश्रित वाक्य है, इसमें क्या आता है? जैसा, वैसा, ज्यों त्यों, जितना, उतना, जो, वो, जब, तब आदि, यानी मुहावरे संबंधी जो वाक्य होते हैं कि भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है, जितना दिया उतना पाया। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है? मिश्रित वाक्य में। जो विशाल ने गाड़ी खरीदी वो खराब हो गई। अब वो खराब हो गई, आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य किस पर निर्भर है? हमें इस सेंटेंस से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो खराब हो गई। क्या? जब हम ये पढ़ेंगे तब ये वाक्य समझ में आएगा। क्या? कि जो विशाल ने गाड़ी खरीदी वो खराब हो गई। तो एक वो शब्द और ये जो शब्द, तो ये जैसा, वैसा, ज्यों ज्यों, जितना, उतना, जो, वो, जब, तब, ये आदि वाक्य किस में प्रयुक्त होते हैं? मिश्रित वाक्य में। तो यहाँ हमारा वाक्य रचना संबंधी टॉपिक समाप्त होता है। अर्थ के आधार पर पढ़ा, रचना के आधार पर पढ़ा, आश्रित उपवाक्य, वाक्य क्या होते हैं पढ़े, समझना इसको, एक बार ढंग से वीडियो को देखना और ये होमवर्क अपनी नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।
नहीं।